देवर लाया 100 किलो की देवरानी। शाम को मीरा का पूरा परिवार हॉल में बैठा चाय पी रहा था और हल्की फुल्की मस्ती मजाक भी चल रही थी। और दुबली पतली मीरा साड़ी पहने किचन में सबके लिए चने रोस्ट कर रही थी। तभी किचन की खुली खिड़की से तेज हवा का झोंका अंदर आता है और मीरा खिड़की से बाहर झांकती है तो उसे तेज हवा के कारण पेड़ हिलते दिखते हैं। ओह, ये क्या, इतनी तेज आंधी। मीरा छत पर सूख रहे कपड़े उठाने के लिए किचन से भागकर हॉल में जाती है, क्योंकि हॉल में ही छत पर जाने के लिए सीढ़ियां थी। बहू, तुम कहाँ जा रही हो? मीरा पहली सीढ़ी पर रुकती है। मम्मी जी, बहुत तेज आंधी चल रही है, मैं कपड़े उठाने जा रही हूँ, नहीं तो हवा में उड़ जाएंगे। भाभी जी, आप कपड़े उड़ने से तो बचा लोगी, पर तेज आंधी से आपको कौन बचाएगा? कहीं आप ही ना उड़ जाओ। सिया की बात सुनकर माधव, शांति और हरीश हंसने लगते हैं। मीरा उसकी बात को नजरअंदाज करके सीढ़ियां चढ़कर तेजी से छत पर जाती है, जहां तेज आंधी के बीच सूख रहे कपड़े उठाती है और अपने रूम में लाकर रख देती है और फिर किचन में जाकर रोस्टेड चने हॉल में सबको सर्व करती है। बहू, तुम थोड़ा खाया करो, इतनी दुबली पतली हो, तुम्हें देखकर लगता ही नहीं है कि खाते पीते घर की हो। लोग क्या सोचते होंगे कि बहू को उसके ससुराल वाले खाना नहीं देते। मीरा चुपचाप खड़ी रहती है, लेकिन उसका चेहरा उतर जाता है। अरे पापा, आप भी कैसी बातें करते हो? भाभी का शरीर ही ऐसा है तो उसमें उनकी क्या गलती है? और लोग भाभी को देखकर क्या सोचे क्या नहीं सोचे, ये आप क्यों सोचते हो? आप तो अपने परिवार पर ध्यान दो। दुर्गेश अपनी भाभी मीरा के पास जाता है और आपको तो पता ही है कि भाभी घर वालों का कितना ख्याल रखती हैं, कितना सम्मान करती हैं। आपको उनके नेचर से मतलब होना चाहिए, उनके शरीर से नहीं। अरे तू बड़ी तरफदारी कर रहा है अपनी भाभी की। हाँ, वो कुछ नहीं के बोल रही है और वो बुरा नहीं मान रही है, तो तुझे बुरा क्यों लग रहा है? भाभी कुछ नहीं बोलती तो इसका मतलब ये थोड़े है कि उन्हें बुरा नहीं लगता, और अगर वो नहीं बोलती तो किसी का बोलना तो जरूरी है ना। मीरा दुर्गेश के कंधे पर हाथ रखती है और अरे देवर जी, आप बहस क्यों कर रहे हो? शांत रहो। मीरा वहां से अपने कमरे में चली जाती है और सभी लोग रोस्टेड चने खाने लगते हैं। और फिर अगले दिन गैस वाले भैया जब भरा हुआ गैस सिलेंडर लेकर आते हैं तो मीरा खाली गैस सिलेंडर लेकर घर के बाहर उनके पास जाती है। उनके पड़ोसी विमला, संतोष और रूपा अपने अपने घरों से मीरा को देखते हैं। अरे, ये सिलेंडर तुम उठाओगी क्या? ये सिलेंडर तुमसे ज्यादा वजनी है। मीरा उनकी ओर देखती है। अरे मेरे दुबले पतले शरीर पर मत जाओ, इन पतले हाथों में जान बहुत है। दुर्गेश अपने कमरे से उन सभी की बातें सुन रहा था। वो तुरंत मीरा के पास आता है और तुम लोगों के पास कुछ काम धंधा नहीं है क्या? जब देखो तब आ जाती हो मेरी भाभी का मजाक उड़ाने। दुर्गेश की बात सुनकर वो तीनों अपने अपने घर के अंदर चले जाते हैं। भाभी जी, आप इन लोगों को जवाब क्यों नहीं देती? मीरा सिलेंडर उठाकर अपने कंधे पर रखती है और क्या करना है देवर जी, जवाब देकर जिसे जो बोलना है बोले। उन्हें बोलकर खुशी मिलती है तो मिलने दो, मैं तो उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं देती। मीरा सिलेंडर लेकर हॉल तक पहुंचती है। दुर्गेश भी उसके पीछे पीछे जाता है। तभी हॉल में बैठा मीरा का पति माधव उसे देखता है और मेरी एक बात समझ में नहीं आती, तुम तो पतली दुबली हो, तुम तो ना के बराबर खाना खाती हो, तो ये गैस सिलेंडर इतनी जल्दी कैसे खत्म हो जाता है? मीरा कुछ नहीं बोलती, लेकिन जैसे ही दुर्गेश जवाब देने ही वाला होता है मीरा उसे कोहनी मारकर कुछ न बोलने का इशारा करती है और दुर्गेश उसकी बात समझ जाता है। देवर जी, जल्दी से रसोई में गैस सिलेंडर रखवा दो। मीरा और दुर्गेश दोनों सिलेंडर लेकर किचन में चले जाते हैं। मीरा ऐसी है, वो किसी की भी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। शायद उसकी इसी आदत को सभी लोग उसकी कमजोरी समझ बैठे। उसी के अगले दिन मीरा की नंद सिया की दो फ्रेंड्स रीना और सलोनी उससे मिलने आती हैं। वो तीनों हॉल में बैठी बातें कर रही होती हैं और मीरा साड़ी पहने ट्रे में रखकर उन्हें पानी देने जाती है। पानी। रीना और सलोनी मीरा को देखती हैं और जोर से हंसती हैं। अरे, ये तो जीती जागती इंसान है, हमें लगा कि ये तो शो पीस रखा हुआ है या लकड़ी को साड़ी लपेट कर खड़ा कर दिया है। अरे तुम भी कैसी बातें कर रही हो, ये मेरी बड़ी भाभी है, तुम इनसे मिली नहीं क्या पहले? मैं ही तुझसे पिछले महीने मिली हूँ, तो तेरी भाभी से कैसे मिलूंगी? अच्छा, मैं भूल गई थी। मीरा पानी देकर चुपचाप वहां से अपने कमरे में चली जाती है और हॉल से गुजर रहा दुर्गेश उन सब की बातें सुन लेता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। अपने कमरे में जाकर मीरा देखती है कि उसका पति माधव कहीं बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा है। आप आज कहाँ जा रहे हो? बस घूमने जा रहा हूँ। मैं भी चलूं आपके साथ? तुम क्या करोगी मेरे साथ चलकर? अपना शरीर देखा है, दुबली पतली हो। तुम्हें मेरे साथ देखकर लोग हंसते हैं और कैसी कैसी बातें करते हैं। इतना अच्छा लड़का है, न जाने कैसी इतनी दुबली पतली लड़की से शादी कर ली। शादी के लिए जरूर दहेज लिया होगा या कोई राज की बात होगी। मीरा की आंखें नम हो जाती हैं। माधव मीरा के बिना ही चला जाता है। उदास मीरा बालकनी में जाकर बाइक से उसे जाते हुए देखती है। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी वहां दुर्गेश आता है और उसके चेहरे पर उदासी और आंखों में आंसू देखकर, क्या हुआ भाभी, आप परेशान लग रही हो?
मीरा कुछ नहीं बोलती, वो आंसू पोंछती है। अच्छा समझ गया, फिर किसी ने बॉडी शेमिंग की। हाँ, मैं दुबली पतली हूँ तो मैं क्या करूँ, मैं किसी और के हिसाब से अपने आप को थोड़ी ना बदलूंगी, मुझे इसी में अच्छा लगता है। भाभी आप बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन अब इन्हें कैसे समझाया जाए कि लोग गलत कर रहे हैं। किसी को उसके शरीर की वजह से जज नहीं करना चाहिए। अगर उनके साथ ऐसा हो तो उन्हें कैसा लगेगा। छोड़िए ना देवर जी, अब तो मुझे आदत हो गई है। बस तुम्हारे भैया मेरा मजाक उड़ाते हैं तो इसी बात का मुझे थोड़ा बुरा लगता है। लेकिन तुम हो ना मेरे छोटे भाई जैसे, ससुराल में मेरा ख्याल रखने के लिए। हाँ भाभी, मैं हूं ना आपके लिए। आप भी तो मेरी माँ जैसी हो, तो आपका ख्याल रखूंगा ही, और इस बात का भी ख्याल रखूंगा कि आपको कोई तकलीफ और दुख ना पहुंचा सके। मीरा के ससुराल में सिर्फ उसका देवर दुर्गेश ही था जो उसे समझता था, इसलिए मीरा उसके सामने सहज महसूस करती थी। दुर्गेश को समझाने पर मीरा के उदास चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और फिर देवर जी, अब मैं खाना बना लूं? मीरा वहां से किचन में चली जाती है। मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे घर वालों को समझ आए कि लोगों को उसके शरीर की बनावट से नहीं बल्कि उसके स्वभाव और उसके मन से परखना चाहिए, और मेरी भाभी को इन लोगों का तिरस्कार न सहना पड़े। सोचता हुआ दुर्गेश भी अपने कमरे में चला जाता है। वो दिन तो जैसे तैसे गुजर जाता है और फिर अगली सुबह पूरा परिवार हॉल में बैठा चाय पीते हुए नाश्ता कर रहा था। शांति मीरा की तरफ देखती है और बड़ी बहू ऐसी है, दुबली पतली हड्डी और बताशा। मैं अपने छोटे बेटे की शादी ऐसी लड़की से करूंगी जो फिट और हेल्दी हो, जिसे देख कर लगे कि वो खाते पीते घर की है। मैं ऐसी डेढ़ पसली लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं करूंगी। तभी दुर्गेश के फोन पर किसी का मैसेज आता है। दुर्गेश मैसेज देखता है जिससे उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आती है। मैं अभी आता हूं। दुर्गेश नाश्ता छोड़कर वहां से चला जाता है। अरे इसे क्या हुआ? सुबह का गया हरीश शाम को ही घर वापस लौटता है, वो भी 100 किलो की अनन्या के साथ। उन दोनों के गले में वरमाला है। अनन्या की मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और हाथों में लाल चूड़ियां हैं। अनन्या के साथ दहलीज पर खड़ा दुर्गेश। अरे कोई है इस घर में हमारा स्वागत करने के लिए, देखो तो कौन आया है। दुर्गेश की तेज आवाज सुनकर पूरा घर उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो सभी दुर्गेश अनन्या को एक साथ देखकर हैरान रह जाते हैं। ये कौन है? इतना हैरान क्यों हो रही हो मम्मी? ये तुम्हारी बहू है। और भाभी देखो, तुम्हारी देवरानी ले आया मैं। सभी घर वालों की तरह ही मीरा को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अरे मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, और अगर ये सपना है तो जल्दी से मुझे नींद से जगा दो, नहीं तो मैं सपने में ही इस लड़की के वजन के नीचे दब के मर जाऊंगा। अरे सपना नहीं है, हकीकत है। छू छू कर देखो, ये मेरी धर्मपत्नी है। पूरे 100 किलो है इसका वजन। सभी लोग अनन्या को ऐसे घूर रहे थे जैसे उन्होंने एलियन देख लिया हो, सिवाय मीरा के। वो अनन्या को जितना ध्यान से देखती, उसके चेहरे की मुस्कान उतनी बड़ी होती जाती। अरे भाभी आप क्या देख रही हो, प्रवेश की तैयारियां करो। मीरा भागकर रसोई में जाती है और कलश लाकर दहलीज पर रखती है। अनन्या कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। अभी भी सब अनन्या को घूर कर देख रहे हैं। अरे मेरी पत्नी को नजर मत लगा देना तुम सब। अनन्या चलो मेरे साथ अपने कमरे में। दुर्गेश अनन्या का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले जाता है। थोड़ी देर बाद मीरा भी उनके कमरे में आती है। अनन्या बिस्तर पर बैठी थी और आईने के सामने खड़ा दुर्गेश वरमाला निकाल रहा था। देवर जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने शादी कर ली, मुझे बताया भी नहीं। अरे भाभी शांत हो जाओ और मेरी पूरी बात सुन लो। दुर्गेश मीरा के पास आता है और उसके कान में कुछ खुसुर फुसुर करता है। दुर्गेश की पूरी बात सुनकर मीरा को हंसी आ जाती है। अच्छा तो ये बात है, तुम भी देवर जी बड़े शरारती हो, लेकिन कुछ भी कहो मेरी देवरानी है बड़ी सुंदर। अरे भाभी देवरानी नहीं, 100 किलो की देवरानी। हाँ हाँ वही। चलो ठीक है, अब तुम आराम करो, मैं डिनर की तैयारी करती हूँ। मीरा कमरे से बाहर निकलकर किचन में जाती है और बाकी के दिन के मुकाबले ज्यादा सब्जी चावल बनाकर रोटियां सेक रही होती है। तभी उसकी सास शांति किचन में आती है और रोटियों का ढेर देखकर, बहू इतना सारा खाना क्यों बना रही हो? अरे मम्मी जी, आपको शिकायत थी ना कि मैं दुबली पतली हूँ और कम खाती हूँ, तो देखिए देवर जी 100 किलो की देवरानी ले आए, तो इतना सारा खाना उसी के लिए है। शांति अपना माथा पीट लेती है। मेरे तो करम ही फूट गए जो मेरे बेटे ने 100 किलो की बहू लाकर मेरे सिर पर रख दी है। शांति बुदबुदाती हुई किचन से डाइनिंग हॉल में चली जाती है, जहां दुर्गेश और अनन्या के अलावा सभी लोग बैठे हुए हैं। कुछ देर में मीरा सब लोगों को खाना सर्व करती है। मैं देवर जी और देवरानी जी को बुला कर लाती हूँ। मीरा जैसे ही पलटती है तभी दुर्गेश और अनन्या वहां आ जाते हैं। डाइनिंग टेबल पर रखे खाने को देखकर अनन्या बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। अरे जेठानी जी, आपने खाना बना लिया? अच्छा किया, मुझे तो बहुत भूख लगी थी। अनन्या बिना किसी को देखे खाने पर टूट पड़ती है। अरे थोड़ा आराम से खाओ, ये खाना सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, हमारे लिए भी है।
अरे सासू माँ, मुझे इतनी भूख लगी है ना कि मैं तो इसका 10 गुना खाना और खा जाऊंगी। अरे बहू थोड़ा आराम से, तुम सारा खाना खाओगी तो हम क्या खाएंगे। पापा जी और बन जाएगा। अरे देवरानी जी आराम से खाओ, नहीं तो गले में अटक जाएगा। अनन्या फटाफट सारा खाना खत्म कर देती है और सब देखते रह जाते हैं। मैं थोड़ा वॉक करके आती हूँ, तब तक आप खाना बनाकर रखना जेठानी जी। अनन्या और दुर्गेश घर से बाहर वॉक करने चले जाते हैं और मीरा खाना बनाने के लिए किचन में। कुछ देर के बाद वो किचन से आलू मटर का पुलाव बनाकर लाती है और जैसे ही डाइनिंग टेबल पर रखती है वैसे ही अनन्या और दुर्गेश वापस आ जाते हैं। पुलाव? मैं तो खाना खाने ही वापस आई थी। अनन्या फटाफट पुलाव भी चट कर जाती है। अब जाकर भूख शांत हुई, अब मुझे नींद आ रही है। अनन्या और दुर्गेश अपने कमरे की तरफ जाने लगते हैं। तभी दुर्गेश मीरा की तरफ देखता है और कान पकड़कर सॉरी बोलता है। बदमाश कहीं का, एक बार फिर से सारा खाना खा गई, अब हम क्या खाएंगे? आप चिंता मत करिए, मैं फिर से कुछ बना देती हूँ। अब तुम रहने दो, हम बाहर ही जाकर कुछ खा लेंगे। अब तो भूख कंट्रोल ही नहीं हो रही है। माधव मीरा के अलावा सभी लोगों को लेकर वहां से चला जाता है। मीरा झूठे बर्तन ले जाकर किचन के सिंक में रखती है और फिर दुर्गेश के कमरे में जाती है जहां दोनों बेड पर बैठे हुए थे। दुर्गेश फटाक से वेजिटेबल रोल उसकी तरफ बढ़ाता है। लो भाभी जी, मैं आपके लिए वेजिटेबल रोल लाया हूँ। मीरा वेजिटेबल रोल लेती है और देवर जी, आप बिना बात क्यों परेशान कर रहे हो घर वालों को? अभी क्या हुआ है? अभी तो आप देखो आगे आगे क्या होता है। अनन्या रोल की तरफ देखती है और वैसे अभी मेरा पेट भरा नहीं है, जल्दी से खा लो, नहीं तो मैं लेकर खा लूंगी। देवरानी जी, मैं थोड़ी दूंगी तुमको ये, मुझे बहुत भूख लगी है। मीरा फटाफट वेजिटेबल रोल खाती है और फिर अपने कमरे में चली जाती है। फिर अगले दिन सुबह पूरा परिवार हॉल में बैठा मीरा के बनाए आलू के पराठे खा रहा होता है। तभी वहां दुर्गेश के साथ अनन्या आती है। उसे देखते ही सब लोग पराठे छुपा लेते हैं। आप लोग मुझे देखकर पराठे छुपा क्यों रहे हो? इतना बड़ा परिवार एक बहू को खाना नहीं खिला सकता? अच्छा, तुम 100 किलो की हो और खाना इंसानों की तरह कहाँ खाती हो? तुम 10-10 लोगों का खाना एक साथ खा जाती हो। अच्छा, तो उस हिसाब से तो फिर आपको जेठानी जी को सर पर बैठाना चाहिए होगा, क्योंकि वो दुबली पतली हैं, कम खाना खाती होंगी। कहाँ देवरानी जी, मैं दुबली पतली हूँ, तभी तो ये लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मैं दुबली पतली हूँ, हवा में उड़ जाऊंगी, खाना नहीं खाती। अच्छा, खाना खाओ तो दिक्कत, खाना ना खाओ तो भी दिक्कत। अजीब है घर वाले। बहुत हुई बातें, आप सब पराठे मेरे साथ शेयर करो, मुझे बहुत भूख लगी है। अनन्या तेजी से उन लोगों से पराठे लेकर खा लेती है। नाश्ता करने के बाद अनन्या मीरा के साथ घर की साफ सफाई करने लगती है। झाड़ू लगाते हुए जब वो दोनों घर के बाहर जाती हैं तो मोहल्ले वाले उन्हें देखते हैं और आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। मीरा की देवरानी को देखकर अंदाजा लगाओ ये कितने किलो की होगी। अरे मुझे लगता है पूरे 150 किलो की है। इसके लिए तो शांति जी को कुछ दिनों बाद घर का दरवाजा ही तोड़ना पड़ जाएगा। अरे कितना अजीब परिवार है। एक बहू तो बिल्कुल माचिस की तीली जैसी दुबली पतली है और एक बहू तो बिल्कुल हाथी लग रही है। मैं तुम्हारा खाती हूँ या तुम्हारे बाप का? अरे ये तो बदतमीज भी है। हाँ बदतमीज हूँ, आओ मेरे पास तो तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि मैं और क्या हूँ। अरे शांत हो जाओ देवरानी जी। अरे ऐसे कैसे शांत हो जाऊं? ऐसे लोगों को ऐसे ही जवाब देना चाहिए, एक बार जवाब मिल जाएगा तो दोबारा बोलेंगे नहीं। हाँ हाँ ठीक है, अभी तो शांत हो जाओ और अपने काम पर ध्यान दो, नहीं तो लोग कहेंगे कि देवर लाया 100 किलो की देवरानी जो अपनी जेठानी की भी नहीं सुनती। अनन्या शांत हो जाती है और दोनों साफ सफाई जारी रखती हैं। साफ सफाई करके वो दोनों हॉल में जाती हैं जहां सोफे पर बैठी सिया अपनी फ्रेंड से चैटिंग कर रही थी। ननद जी, अब मैं अकेले खाना बनाकर थक जाती हूँ, आप मेरी हेल्प करवा दिया करो ना। सिया फोन जेब में रखती है और हाँ, अब खाना खाना है तो हेल्प तो करवानी ही पड़ेगी, नहीं तो आपका बनाया खाना तो अकेली छोटी भाभी खा जाती हैं। जिस सिया ने कभी मीरा की हेल्प नहीं करवाई थी, अब वो खाना बनाने में उसकी हेल्प करवाने के लिए मान गई थी, जिसकी वजह मीरा की 100 किलो की देवरानी थी। कुछ दिन बीत जाने के बाद परिवार का माहौल नॉर्मल होने लगता है। एक दिन पूरा परिवार हॉल में बैठा हंसी ठिठोली कर रहा था। चलो ठीक है, हमने मान लिया कि तुम्हारी शादी अचानक हुई थी, लेकिन तुम दोनों मिले कैसे थे और मेरे बेटे ने तुम्हें पसंद कैसे कर लिया? आपका बेटा मुझसे मिला, के 4 हुई, फिर प्यार हुआ और फिर शादी। बस ऐसे ही? हाँ, लव एट फर्स्ट साइट हुआ था दोनों को। आपकी बातों में वजन नहीं है भाभी जी। बहू की बातों में वजन नहीं तो क्या हुआ, बहू तो काफी वजनी है। ये बात भी सही है मम्मी, मैं तो सोच रही हूँ कि भाभी जब अपने मायके में थी तो इनके माँ बाप कैसे हैंडल करते होंगे इनको। अरे मुझे तो लगता है कि 100 किलो वजनी बहू के माँ बाप ने ही बहू से परेशान होकर बहू को मेरे बेटे के गले बांध दिया है।
मुझे लगता है कि बहू के माँ बाप ने मेरे बेटे को पैसे देकर खरीद लिया होगा, इसीलिए तो अचानक तुम्हें बहू बना के ले आया। जब तक अनन्या सुनती रही, हंसी के ठाके गूंजते रहे। जुबान संभाल कर, मेरे और मेरे माँ पापा के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलने से पहले 10 बार सोच लेना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे शांत हो जाओ देवरानी जी। अरे ऐसे कैसे शांत हो जाओ? मेरे परिवार वालों के बारे में इतना उल्टा सीधा बोल रहे हैं ये लोग। इनको लगता है कि मैं मोटी हूं तो अपने परिवार वालों के लिए बोझ थी। ये मोटापा मेरे परिवार वालों के लिए बोझ नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझे मेरे मोटापे से नहीं बल्कि मेरे गुण और स्वभाव से मुझे जज किया है हमेशा। अनन्या की बात सुनकर सबकी नजरें नीचे झुक जाती हैं। खुद को देखो, खुद कैसे हो। मैं तो नहीं बोलती ननद से कि तुम थोड़ी और गोरी हो जाओ, या सास की आप और सुंदर हो जाओ, या ससुर जी से कि आप और लंबे हो जाओ। जो जैसा है मैं उनका वैसे ही सम्मान करती हूँ। दुर्गेश अनन्या का हाथ पकड़ लेता है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मीरा भागकर रसोई में जाती है और एक गिलास ठंडा पानी लाकर अनन्या को देती है। देवरानी जी ठंडा पानी पियो, शांत हो जाओ। अनन्या पानी पीती है और अपने कमरे में चली जाती है। दुर्गेश और मीरा भी अनन्या के पीछे कमरे में जाते हैं। इतना गुस्सा गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं जेठानी जी? आपने सुना नहीं वो लोग कैसे मेरा और मेरे परिवार का मजाक उड़ा रहे थे। अगर आज मैं उन्हें जवाब ना देती तो कल उनकी हिम्मत और बढ़ जाती। मैं तो ऐसा नहीं कर सकती, इसीलिए तो वो आपका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि अगर पहली बार मजाक उड़ाए जाने पर आप उन्हें जवाब देती ना तो उनकी हिम्मत इतनी नहीं बढ़ती। जिस समय अनन्या और मीरा की बातें चल रही थी, उसी समय बाकी के घर वाले शांति के कमरे में इकट्ठा थे। मेरे बेटे ने किस मुसीबत को हमारे गले बांध दिया है। छोटी बहू से अच्छी तुम्हारी बड़ी बहू है। हम उसे चाहे जो भी बोले वो हमें पलटकर जवाब तो नहीं देती। हाँ सही बात है। हाँ बात तो सही है। सबको पहली बार मीरा अच्छी लगने लगती है और सबके मन में मीरा के प्रति सम्मान और प्यार जागता है। तभी तेज हवा चलती है और मीरा अपने देवर के कमरे से छत पर सूख रही कपड़े उठाने जाती है, लेकिन तब तक उसकी साड़ी उड़ चुकी थी। परेशान मीरा बाकी के कपड़े उठाकर नीचे हॉल में आती है। तब तक उसके सास ससुर हॉल में आ गए थे, जो मीरा का उतरा चेहरा देखते हैं। क्या हुआ बहू, तुम परेशान क्यों हो? मम्मी जी मेरी साड़ी तेज हवा में उड़ गई। इतनी सी बात, चलो मैं तुम्हें नई साड़ी दिलवा लाती हूँ। मीरा अपनी सास की बात सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि इससे पहले शांति ने कभी उससे इतने प्यार से बात नहीं की थी। वो कुछ बोल पाती इससे पहले ही उसकी देवरानी वहां आती है और शांति की बात सुनकर, सिर्फ जेठानी जी को शॉपिंग कराने ले जाओगी मम्मी जी, या मुझे भी? तुम भी चलो। शांति उन्हें मार्केट की बहुत बड़ी कपड़ों की दुकान में ले जाती है। भैया मेरी दोनों बहुओं को उनकी मनपसंद साड़ियां दिखा दो। दुकानदार अनन्या को ध्यान से देखता है। माँ जी आपकी मोटी बहू के नाप की साड़ियाँ तो हमारी दुकान पर नहीं है। कहाँ ले आई इसे मैं अपनी बेइज्जती करवाने के लिए। मीरा बहू तुम अपने लिए साड़ियां पसंद करो और अनन्या बहू तब तक तुम बैठो, फिर दूसरी दुकान चलते हैं। मीरा साड़ियां पसंद करने लगती है और अनन्या जैसी बेंच पर बैठती है, बेंच चरमराकर टूट जाती है। अरे मेरा कितना नुकसान बड़ा कर दिया, इसकी भरपाई कौन करेगा? अरे मेरी सासू माँ है ना, वो करेंगी। मैं नहीं करने वाली। बहू आपकी ही है ना, तो मेरे नुकसान की भरपाई भी आपको ही करनी पड़ेगी। शांति को मजबूरन नुकसान का पैसा भरना पड़ता है। मीरा अपनी मनपसंद साड़ियां लेकर उन दोनों के साथ पैदल घर वापस लौट रही होती है। तभी अपने घर के बाहर खड़ी विमला उन्हें देखती है। मोहल्ले वालों ने सब जानवर पाले हुए, बस हाथी पालना रह गया था। शांति की 100 किलो की वजनी बहू ने वो भी कमी पूरी कर दी है। उसकी बातें सुनती हुई वो तीनों अपने घर पहुंचती हैं और फिर अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। उसी रात डिनर करने के बाद शांति हरीश, माधव, सिया और मीरा के साथ छत पर मीटिंग लगती है। अब बस बहुत हो गया, अब हम उसे और नहीं झेल सकते। अब हमें उसे किसी भी तरीके से घर से बाहर निकालना होगा। हाँ सही कह रही हो, छोटी बहू कितनी मुंहफट है और उसकी वजह से लोगों की कैसी कैसी बातें हमें सुननी पड़ती है। वो खाती भी कितना है, उसकी वजह से हमें भूखा रहना पड़ता है। जिस समय अनन्या को घर से बाहर निकालने की बात चल रही थी, उसी समय वो सभी धड़ाम की आवाज सुनकर चौंक जाते हैं। अरे भूकंप आ गया, भूकंप! हॉल के फर्श पर कमर पकड़े हुई अनन्या माधव की आवाज सुनती है और भूकंप नहीं आया, मैं गिर गई, आके मुझे उठाओ कोई। वो सभी भागकर अनन्या के पास जाते हैं और उसके हाथ पकड़कर पूरी ताकत लगाकर उसे उठाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। बहू थोड़ा कम खाया करो, देखो अब तुम अपने ही वजन तले दब गई ना। क्या करूं, मेरा वजन 100 किलो है, तो थोड़ा जोर लगा कर उठाओ। आप भी तो खाते पीते घर के ही हो। सब मिलकर एक साथ पूरी ताकत लगाकर अनन्या को उठाकर खड़ा कर देते हैं। कमर पकड़े कराती हुई अनन्या अपने कमरे में चली जाती है और वो सभी भी अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर अगली सुबह मीरा सिया के साथ सुबह के नाश्ते के लिए समोसे बना रही थी। तभी वहां शांति आती और अपने प्लान के मुताबिक, बहू एक काम करो, समोसों में मिर्ची ज्यादा डाल देना।
जी मम्मी जी। मीरा को इंस्ट्रक्शन देकर शांति वहां से हॉल में चली जाती है, लेकिन मीरा तीखी मिर्च की बजाय कश्मीरी मिर्च समोसे के आलू में डालकर समोसे बनाकर हॉल में बैठे सब लोगों को सर्व करती है। और जैसी शांति को उम्मीद थी, अनन्या अकेले ही सारे समोसे खा जाती है। अरे वाह, आज के समोसे तो टेस्टी थे जेठानी जी, कल से ऐसे ही समोसे बनाना। मुंह पोंछती हुई अनन्या अपने कमरे में चली जाती है। अरे ये इंसान है कि क्या है, इसे तीखा बिल्कुल भी नहीं लगा। अनन्या को घर से बाहर निकालने के लिए पूरा परिवार मीरा की कमी को नजरअंदाज करके उसके करीब आने लगता है। एक शाम मीरा के सास ससुर उसे अपने साथ पानी बताशे खिलाने ले जाते हैं। वो तीनों पानी बताशे के ठेले पर बताशे खा रहे थे कि तभी उनका पड़ोसी संतोष उन्हें देखकर उनके पास आता है। अरे ये क्या कमाल है? मैंने आप दोनों को पहली बार बड़ी बहू के साथ इस तरह देखा है। अरे हाँ, जब से इसका देवर 100 किलो की देवरानी लाया है तब से हमें पता चला कि ये कितनी अच्छी है, इसलिए हमें कभी पलट के जवाब नहीं दिया, और वो जवाब तो उसकी जुबान पर ही रखा रहता है। अपने ससुर के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मीरा बहुत खुश हुई और घर जाकर अनन्या से सारी बात बताई। फिर अगले दिन शांति मीरा के कमरे में जाती है और बहू आज एक काम करना, खाना मत बनाना और बहाना कर देना कि रसोई की गैस खत्म हो गई है। क्या मम्मी जी, आप भी कैसी बचकाना बातें कर रही हो। तो क्या करूं मैं, अब और उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। कमरे के बाहर खड़ी अनन्या उन दोनों की बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है और हंसती हुई हॉल में आती है। कुछ ही देर में पूरा परिवार वहां इकट्ठा हो जाता है। तुम हंस क्यों रही हो, क्या बात है? मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि मेरे आने से पहले आप लोग जिस बहू से ढंग से बात तक नहीं करते थे उसे दुबली पतली कहते थे, आज आप सब उसी के आगे पीछे घूम रहे हो। ये देखकर मुझे हंसी आ गई। मेरी बड़ी बहू अच्छी है इसीलिए। चलो अच्छा है, अब आपको उनकी कमियां नहीं खूबियां दिखाई देने लगी। तो फिर अब हमें ये नाटक खत्म कर देना चाहिए अनन्या। ये क्या बोल रहा है तू? दुबली पतली होने की वजह से आप सभी लोग भाभी के साथ गलत व्यवहार करते थे। उन्हें वो मान और सम्मान नहीं मिला था जो उन्हें मिलना चाहिए था, इसलिए मैंने अनन्या के साथ मिलकर ये नाटक प्लान किया। कैसा नाटक? आपको ये समझाने का नाटक कि किसी भी इंसान को उसकी शारीरिक कमियों या खूबियों से नहीं परखना चाहिए, बल्कि उसके मन से परखना चाहिए। तुमने ऐसा कब और कैसे सोचा? अरे याद है, हम सब उस दिन जब नाश्ता कर रहे थे और मैं अचानक उठकर चला गया था। हाँ याद है। तब अनन्या का मैसेज था, मैं उससे मिलने गया था। मैं परेशान था, इसने मेरी परेशानी की वजह पूछी तो मैंने बताई, तो बस अनन्या मेरी परेशानी दूर करने में मेरी मदद करने को तैयार हो गई। और फिर हम दोनों ने मिलकर नाटक किया और जब दुर्गेश की परेशानी दूर हो गई है तो अब अनन्या अपने घर जाएगी। और हाँ, अनन्या वेट लिफ्टिंग चैंपियन है, इसलिए उसका वजन 100 किलो है। हाँ, अब मुझे जाना होगा। दुर्गेश के साथ बिताए हुए पल अनन्या की आंखों के सामने घूमने लगे और उसकी आंखें भर आईं। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अनन्या जल्दी से अपने आंसू पोंछती है। कुछ नहीं। इतना बोलकर अनन्या भागकर दुर्गेश के कमरे में जाती है और अपने कपड़े पैक करने लगती है। क्या हुआ इसे? मीरा अनन्या के दिल की बात समझ गई और देवर जी, आप नहीं समझे, कितने बुद्धू हो। क्या क्या नहीं समझा भाभी? अरे बुद्धू, अनन्या सचमुच तुमसे प्यार करने लगी है और मेरी देवरानी बनना चाहती है। क्या सचमुच? हाँ। तुम क्या चाहते हो बेटा? भाभी जी जो बोले। मुझे तो पसंद है मेरी देवरानी। हाँ बेटा, जिसने हमारी सोच बदल दी। वो लड़की भले ही जैसी भी हो, उसका मन बहुत अच्छा है। हम उसे अपने घर की बहू बनाएंगे, उसे रोक लो। जब तक दुर्गेश अनन्या को अपनी पत्नी बनाने का फैसला करता है, तब तक वो बैग पैक करके हॉल में आ जाती है। अनन्या बाहर जा ही रही होती है कि हरीश उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। मत जाओ अनन्या, मैं तुम्हारे दिल की बात समझ गया हूं और मैं भी वही चाहता हूं जो तुम चाहती हो। तभी वो दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। तो तुम दोनों का नाटक सच हो गया है और जो लोग कहते थे कि देवर लाया 100 किलो की देवरानी, वो बात भी।